डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन सीख रहे हैं हम। आई होप ये नहीं भूला होगा अभी तक, राइट? यस, ओके। सो अभी तक जो जो पढ़ा है सब कुछ याद है ना सबको? पूरा सिस्टम माउथ से लेके एनस, एलिमेंट्री कैनाल। हमने स्टार्ट करा था कल एसोसिएटेड ग्लैंड्स पढ़ना, राइट? सलाइवरी ग्लैंड्स हमने पढ़ लिया, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ा ना? 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड, राइट? फिर वो डाइजेशन करते 30% स्टार्च का, याद है या नहीं? यस नो पे क्लिक करो। हाँ, सभी लोग यस और नो पे क्लिक। आदित्य ठीक है, आप स्मार्ट ही दिखते हो बहुत, ठीक है, ऑल राइट, यस। तो हम सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़े थे कल, राइट? फिर इसमें क्या पढ़े, इसका डाइजेशन कैसे होगा? तो माउथ में डाइजेशन दो होगा, एक मैकेनिकल मैस्टिकेशन ऑफ द फूड यू विल डू बाय च्यूइंग द फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग, देन केमिकल डाइजेशन यू डू, यस और नो, यूजिंग द एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। पीएच क्या था यहाँ पे? 6.8। तो स्टार्च को हमने 30%, स्टार्च जो भी खाते हो उसको 30% हम तोड़ देते हैं मैल्टोज में। मैल्टोज क्या था? डाइसेक्राइड, 2 सेक्राइड मॉलिक्यूल्स थे उसमें, ठीक है? तो ये हमने ये पढ़ा। हमने लिवर स्टार्ट किया था, लिवर स्टार्ट करा था, राइट? हाँ, लिवर, वी आर स्टार्टेड विद दिस लिवर टॉपिक। तो लिवर हमने बोला था लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, इसका वेट 1.2 टू 1.5 केजी होता है। अब लिवर के यूनिट्स क्या होते हैं? हेपेटिक लॉब्यूल्स। हेपेटिक लॉब्यूल्स आर द यूनिट ऑफ लिवर। हेपेटिक लॉब्यूल्स आर द यूनिट ऑफ लिवर। मतलब लिवर में बहुत सारे लोब लोब के जैसे स्ट्रक्चर होंगे। हेपेटिक का मतलब ही होता है रिलेटेड टू लिवर, हेपाटिक, ठीक है, इसका रिलेटेड टू लिवर। तो हेपेटिक लॉब्यूल्स, दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, ठीक है? हर एक कैप्सूल, हर एक कैप्सूल या हर एक लॉब्यूल के चारों तरफ एक कैप्सूल होगा, एक कवरिंग होगी कनेक्टिव टिश्यू की। सबको जोड़ के रखना है, राइट? तो जितने भी हेपेटिक लॉब्यूल है सबके चारों तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू होगा। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब कौन सा? उसका नाम दिया गया है ग्लिसन्स कैप्सूल। कनेक्टिव टिश्यू का नाम दिया है ग्लिसन्स कैप्सूल, ये इंसान का नाम है, ठीक है? ग्लिसन्स कैप्सूल, गॉट इट? अब इस हेपेटिक लॉब्यूल के अंदर जो सेल्स है उसको क्या बोलोगे? हेपेटिक सेल्स। क्या बोलोगे? हेपेटिक सेल्स। तो ऐसे सीखो पहले। लिवर है, लिवर में कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं। लिवर कहाँ प्रेजेंट है बताओ? लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन या राइट साइड ऑफ एब्डोमेन? कहाँ प्रेजेंट है बताओ लिवर? बिल्कुल सबको पता है ना लिवर कहाँ प्रेजेंट है, राइट या लेफ्ट? राइट पे प्रेजेंट है तो यस पे क्लिक करो, लेफ्ट में प्रेजेंट है तो नो पे क्लिक करो। सबको पता है लिवर हमारे राइट साइड में है ना? आपका स्टमक लेफ्ट साइड में है, ठीक है? तो लिवर में 2 लोब होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, ठीक है? लिवर के पास कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं, राइट और लेफ्ट। अब उस लोब के अंदर वो ऑर्गन है, राइट? लिवर एक ऑर्गन है, उस ऑर्गन के अंदर टिश्यूज होंगे, टिश्यूज के अंदर सेल्स होंगे। तो जो आपके इसके यूनिट्स है वो हेपेटिक लॉब्यूल्स है, हेपेटिक लॉब्यूल्स, ठीक है? अब हेपेटिक लॉब्यूल्स के चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू होंगे जिसको ग्लिसन्स कैप्सूल बोलोगे।
अब जो लॉब्यूल्स के सेल्स है वही तो आखिर फंक्शन करेगा। एक ऑर्गन, वो ऑर्गन कैसे फंक्शन करता है? वो अपने टिश्यू पे डिपेंडेंट है। वो अपने टिश्यू पे डिपेंडेंट है। अब ये टिश्यू कैसे फंक्शन कर रहा है? ये टिश्यू एक्चुअली बना तो सेल से है, तो एक्चुअली एक एक सेल फंक्शन कर रहा है कोऑर्डिनेटेड वे में, और फिर जाके पूरा ऑर्गन फंक्शन कर पा रहा है। तो फाइनली अगर आपको बाइल जूस मिलता है लिवर से, तो वो सिक्रीशन कौन कर रहा है? लिवर। तो लिवर का ऑर्गन कौन होगा? उसका बेसिक यूनिट अंदर का कौन यूनिट है? सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट, राइट? तो लिवर के सेल्स को हेपेटिक सेल्स बोलते हैं। हेपेटिक सेल्स का काम क्या है? बाइल को सिक्रीट करना। हेपेटिक सेल्स का क्या काम है? बाइल को सिक्रीट करना। इसके अलावा, हेपेटिक सेल्स के अलावा डू दे हैव एनीथिंग? कफर सेल्स है, मैक्रोफेजेस है। कफर सेल्स का क्या फंक्शन होगा बताओ? कफर सेल्स का फंक्शन क्या होगा? फाइंड इट आउट, अभी बताओ मुझे। कफर सेल्स का फंक्शन क्या है? यस। मैक्रोफेजेस का फंक्शन क्या है? जो भी आपके बॉडी में अनवांटेड चीजें आती हैं, जिसको खत्म करना है खाकर, जो भी अनवांटेड चीज चली गई, मान लो लिवर में पहुंच गया किसी तरह अनवांटेड चीज, तो उसको डाइजेस्ट करके खत्म करो। तो कफर सेल्स एंड मैक्रोफेजेस उनमें हेल्प करेंगे, फैगोसाइटोसिस में हेल्प करेंगे कफर सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। बिल्कुल निधि। अब क्या मुझे कोई ये बताएगा, बाइल में कभी भी कोई एंजाइम होता है? यस और नो? डज बाइल हैव एनी एंजाइम? नो, बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। बाइल एक जूस है जिसमें कि पिगमेंट होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, लेकिन कोई भी एंजाइम नहीं होता है। क्या क्या होगा? बाइल के जो पिगमेंट्स है वो बिलीरुबिन है एंड बिलीवर्डिन है। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ठीक है? और बाइल में सॉल्ट होते हैं, एक तो पिगमेंट हो गया, एक सॉल्ट हो गया। जो सॉल्ट होता है, एक्चुअली बाइल सॉल्ट हेल्प करता है फैट के डाइजेशन में। हम देखेंगे हमारा जो लिपिड है उसको तोड़ना है, वो कैसे होगा? बाइल सॉल्ट की हेल्प से होगा। कैसे होगा? बाइल सॉल्ट की हेल्प से होगा। तो क्या बाइल पिगमेंट हेल्प करता है फैट के डाइजेशन में? नहीं, बाइल सॉल्ट करता है। अब बताओ, किसी किसी को जॉन्डिस वॉन्डिस हो जाता है, राइट? बॉडी पीली पड़ने लगती है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो जॉन्डिस, ये बताओ मुझे, क्या वो सॉल्ट से होता है या पिगमेंट से होता है? सोच के बोलना। अगर पिगमेंट से होता है तो यस पे क्लिक करो, अगर सॉल्ट से होता है तो नो पे क्लिक करो। पिगमेंट से होता है, सबको पता है ना? क्यों? देखो, मान लो लिवर का जो पिगमेंट है, जो बाइल जूस है, वो कहाँ गया? बाइल जूस कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लिवर की सिक्रीशंस, लिवर के सिक्रीशन, पैनक्रियाज के सिक्रीशन, ये लोग एसोसिएटेड ग्लैंड है ना, डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, इन सब के सिक्रीशंस कहाँ जाएगी बताओ? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, ठीक है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन को बाइल जूस मिला, उस बाइल जूस को वो लोग बाइल सॉल्ट तो यूज कर लेंगे फैट को ब्रेक करने के लिए। बाइल पिगमेंट का क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बाहर निकालेंगे। दैट इज वाई द कलर ऑफ योर स्टूल, यू सी सम कलर इन योर स्टूल, राइट? येलोइश कलर in your stool, that is because of what? Bile pigments. इसीलिए जब भी
आपके लिवर में इंफेक्शन होता है, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, बताओ क्या है ये? टिस, हेपैट टर्म आया और टिस आया। हेपेटाइटिस, किसमें इंफेक्शन हुआ, किसमें इन्फ्लेमेशन हुआ? लिवर में, राइट? हेपेटाइटिस। तो अगर लिवर में इंफेक्शन हुआ, ऐसा हो सकता है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन को देने की जगह बाइल पिगमेंट कहाँ चला गया, कहाँ मिक्स हो गया? ब्लड में। और जब ब्लड में बाइल पिगमेंट आया तो हमारा ब्लड इम्प्योर हो गया और हमें जॉन्डिस हो जाता है। यही जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस इज जॉन्डिस। लिवर आपका इन्फेक्टेड होता है, तभी तो बोलते हैं ना, जॉन्डिस हो गया तो ज्यादा तला गरा तेल वेल की चीजें मत खाओ, क्योंकि आपका लिवर इन्फेक्टेड है अभी। समझ रहे हो कैसे रिलेटेड है चीजें? क्योंकि लिवर आपको बाइल जूस देगा, उसी से आप फैट को तोड़ोगे। इसलिए जब जॉन्डिस होता है तो हमेशा लोग बोलते हैं कि सादा सादा खाना खाओ, ज्यादा तेल मसाला, ज्यादा तेल वाले खाने को मत खाओ। रिलेट कर रहे हो चीजों को? या तो bile contains bilirubin, biliverdin pigments and bile salts. Other than that, it also contains cholesterol, phospholipid, but no enzyme. इसको ध्यान रखना है, एक भी एंजाइम नहीं है इसमें, ठीक है? यस। एंड बाइल सॉल्ट हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन में और फैट डाइजेशन में। होता क्या है मैं बताऊंगी, इमल्सिफिकेशन क्या होता है, फैट का डाइजेशन कैसे होता है, सब सीखेंगे, ठीक है? घबराना नहीं है, बस ये जानो कि बाइल सॉल्ट हम यूज कर रहे हैं। बाइल पिगमेंट एक्चुअली पता है क्या है? एक्चुअली बाइल पिगमेंट कहाँ से आ रहा है पता है? कोई आइडिया है? एनीवन हैज एनी आइडिया? लिवर से आ रहा है, यस प्रियांशी, बिल्कुल लिवर से आ रहा है। और कुछ आइडिया? कहाँ से आखिर ये बिलिरुबिन बिलिवर्डिन बन रहा है, कहाँ से बन रहा है? नाम सुना है आरबीसी का, रेड ब्लड सेल? आरबीसी का नाम सुना है? आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है, कितना होता है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी? 120 days। बिल्कुल, उदयन हैज गॉट द आंसर। यस निधि, बिल्कुल, इट इज 120 days। यस नुमान, यस प्रियांशी, ठीक है? तो 120 days के बाद क्या होता है? ये चला जाता है स्प्लीन में। तो स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। मतलब मर गए तो चले जाओ, मतलब टाइम खत्म हो गया तो चले जाओ हेवन। हेवन कहाँ है आरबीसी का? स्प्लीन। हम हेवन से ही आए हैं और हेवन को ही जाएंगे, इसका मतलब क्या है? स्प्लीन ग्रेवयार्ड तो है, उसके साथ साथ स्प्लीन में आरबीसी बनता भी है। कभी सुना है ये? स्प्लीन में आरबीसी बनता भी है। स्प्लीन ऑल्सो सिंथेसाइजेज आरबीसी, बट अभी हमारे बॉडी में नहीं बनाएगा। जब हम बच्चे थे, व्हेन वी वर एम्ब्रियो, मम्मी के पेट में, व्हेन वी वर इन मदर्स वूम, तब हमारे बॉडी का स्प्लीन भी आरबीसी बनाता था, अभी भी बनाता है, ऐसा नहीं बनाता। इवन नाउ आवर स्प्लीन मेक्स आरबीसी। बोन मैरो तो बनाता ही बनाता है, बोन मैरो तो सबसे ज्यादा बनाता है, बट अदर देन दैट एक ही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, ऊपर से आए हैं ऊपर ही जाएंगे। भगवान ने हमें भेजा है, भगवान ही हमें लेके चले जाएंगे। तो यहाँ से ही आएगा और यहाँ को ही चला जाएगा, समझे? तो ऐसा अगर कोई पूछे कि स्प्लीन में कभी आरबीसी बनता है, तो बोलना हाँ बनता है, ठीक है? कभी ये मत बोलना नहीं 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 बिल्कुल नहीं बनता, बनता है। बट मेजर चीजें हमारे बोन मैरो से बनते हैं, है ना? बोन मैरो से ज्यादा आरबीसी बनेगा, ठीक है? तो इसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से जानते हैं, स्टोर हाउस ऑफ आरबीसी के नाम से भी जान सकते हो, स्टोर हाउस ऑफ आरबीसी। अब ये जो स्प्लीन है जिसके पास आरबीसी आया है, ये इसको मेटाबोलाइज करेगा, तोड़ेगा 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 और भेज देगा किसके पास? लिवर के पास। और लिवर में क्या बन रहा है आपका, बताओ?
बाइल पिगमेंट। तो अब आंसर मिला कि बाइल पिगमेंट कहां से आया। बाइल पिगमेंट किसका बाई प्रोडक्ट है? आरबीसी का। पता होगा बहुत लोगों को। आई सॉ सम ऑफ यू आंसर ऑल्सो। ठीक है, अब आपके बाद मत भूलना, बाइल पिगमेंट्स आपके आरबीसी के मेटाबोलाइज्ड प्रोडक्ट्स है। ठीक है, एक हो गया बाइल पिगमेंट, खत्म कहानी। तो बाइल पिगमेंट को बॉडी से निकाल देना है। निकाल दिए तो उसी से आपका स्टूल का कलर आता है। पूछेगा कोई कोई आपसे कि स्टूल का जो कलर आ रहा है आपका, वो क्यों आ रहा है? बाइल पिगमेंट से आ रहा है। वो स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं, स्टर्कोबिलिन या स्टर्कोबिलिनोजेन। स्टर्कोबिलिन बोल सकते हो या स्टर्कोबिलिनोजेन। बिलिनोजेन का मतलब स्टर्कोबिलिन को देना। ठीक है, तो स्टर्कोबिलिन आपका है बाइल पिगमेंट का मॉडिफाइड पार्ट। जब वो चला गया इंटेस्टाइन में, फाइनली स्टूल के साथ आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं स्टर्कोबिलिन। और इसी स्टर्कोबिलिन से आपका स्टूल का कलर आएगा, स्टूल कलर। सिमिलरली यूरिन का भी कलर आता है ना, देयर इज सम color which you see in urine also. The urine color is also due to the same thing, but here we will call it as urobilinogen. Urobilinogen या उसको शॉर्ट में लिख दो यूरोबिलिन। यूरोबिलिन। ठीक है, अगर किसी ने बोला क्या बाइल पिगमेंट से होगा, बिल्कुल होगा। डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं क्वेश्चन पूछने के। देयर कैन बी सो मेनी वेज टू आस्क द सेम क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। क्या नुमान क्या पूछ रहे हो? मैम आरबीसी में एफई है तो वो भी खत्म हो जाए। नहीं 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 नुमान, हम आयरन को यूज कर लेंगे ना। हमारी बॉडी इतनी बेवकूफ थोड़ी है, हम आयरन को फिर से यूज कर लेंगे। हमारी बॉडी में यही चीजें तो होती रहती है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। जो यूज की चीजें हैं उसको रख लो, यूज की चीजें नहीं है फेंक दो। ठीक है, यस, ऑल राइट। हाँ, बहुत अच्छा है हमारा मेटाबॉलिज्म। ओके, यस, सो दैट इज दैट। नुमान आई विल आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, वेट करो, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आज नहीं तो कल की क्लास में पक्का मिल जाएगा, वेट करो थोड़ा सा। ऑल राइट, so that is liver, जिसमें बाइल सिक्रीट हुआ है और जिसके पास कोई भी एंजाइम नहीं है। देयर इज नो एंजाइम। ओके, ठीक है। क्या सृष्टि मैम, सब ज्यादा बोन मैरो कहाँ होता है? सबसे बोन मैरो आपके बोन्स में होगा, लॉन्ग बोन्स, एपिफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन्स। सृष्टि इज आस्किंग कि बोन मैरो कहाँ मिलेगा? in the long bones you will get it, epiphysis. Okay, yeah, yes, in long bones you get that. All right, coming back to our topic, so that is liver. ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, जितना पढ़ाया है that is important. नुमान का एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है which I will be answering maybe in today's class or tomorrow's class, जब मैं मेटाबॉलिज्म पढ़ाऊंगी कि कैसे। पता है हीमोग्लोबिन, नुमान आप एक काम करो, आपको खुद आंसर मिल जाएगा। नुमान का ये क्वेश्चन है कि मैम वो येलो कलर जो आ रहा है वो आरबीसी के कौन से पार्ट से आ रहा है? नुमान हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि मैम जो येलो कलर आता है बाइल पिगमेंट से, वो आरबीसी का मेटाबोलाइज्ड प्रोडक्ट है, राइट? अब उस आरबीसी में तो बहुत कुछ पाया जाता है ना, हीमोग्लोबिन है, आयरन है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो येलो कलर कहाँ से आ रहा है? आप सब फाइंड आउट कर सकते हो दैट येलो कलर कहाँ से आ रहा है। आरबीसी में बहुत सारी चीजें पाई जाती है, हीमोग्लोबिन, आयरन, ऑक्सीजन,
बहुत सारी चीजें पाई जाएगी, बहुत तरह के एंजाइम्स पाए जाएंगे। तो ये पता करो कि ये जो येलो कलर है वो किससे है। उदयन हीमोग्लोबिन से तो है पक्का, बट हीमोग्लोबिन का सारा पार्ट है क्या, वो फाइंड आउट करो तो आंसर मिल जाएगा। नुमान आप हीमोग्लोबिन पे ध्यान दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कि हीमोग्लोबिन का कौन सा पार्ट आने से येलो कलर आएगा। ठीक है, ओके। बट इतना जानो कि हीमोग्लोबिन से ही आता है। अब हीमोग्लोबिन पूरा है, कितना पार्ट है, वो फाइंड आउट करो। इतना थोड़ा सा हिंट है। ठीक है, दैट इज लिवर। अब एक और डायग्राम बनाऊंगी मैं। मान लो ये लिवर है, ठीक है। ये आपका लिवर है, ठीक है। अब लिवर में हेपेटिक सेल्स थे। एक्चुअली मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे पोर्टल ट्रायड बनता है, यहाँ पे पोर्टल ट्रायड्स बनते हैं। वो सब क्या है, पोर्टल ट्रायड बन, चलो बता देती हूँ। पोर्टल ट्रायड क्या बनता है, पोर्टल ट्रायड। पोर्टल मतलब रिलेटेड टू मूवमेंट, है ना। पोर्ट, यहाँ से वहां पोर्ट हो रहा है, वहां से यहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पोर्टल। ट्रायड मतलब तीन चीजें हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो रही है। तीन चीजें हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो रही है। एक तो आपका सबसे अच्छा प्यारा सा हेपेटिक डक्ट होगा। हेपेटिक को नहीं, बाइल डक्ट बोलोगे, क्या बोलोगे, सुन रहे हो ना सब। इसको थोड़ा थिक कर दूं, क्या बोलोगे, क्या डक्ट आया, बाइल डक्ट। तो बाइल निकलेगा कहां से, बाइल डक्ट से। एक ट्रायड का एक हिस्सा कंप्लीट। दो चीजें और, उसमें ब्लड वेसल्स जाएंगे और आएंगे, ब्लड वेसल्स जाएंगे एंड ब्लड वेसल्स आएंगे। तो जो ब्लड वेसल्स जाएंगे आएंगे उनको क्या बोलोगे, लिवर में जा रहे हैं और लिवर से आ रहे हैं, क्या बोलोगे, हेपेटिक आर्टरी एंड हेपेटिक वेन। हेपेटिक आर्टरी एंड हेपेटिक वेन। एक और चीज मैं पढ़ाऊंगी बाद में, हेपेटिक पोर्टल वेन, अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। वो क्या है, जब मैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ाऊंगी, थर्ड चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का, तो ज्यादा क्लियर होगा कि हेपेटिक पोर्टल वेन क्या है। ठीक है, हाँ प्रियांशी, ठीक है। तो आपके ट्रायड के स्ट्रक्चर्स होंगे, हेपेटिक आर्टरी होगा, हेपेटिक वेन होगा एंड आपका बाइल डक्ट होगा। ठीक है, तीन तीन ट्रायड्स होंगे, ऐसे वो फंक्शन करेंगे। तो सारे देखो, बहुत सारे हेपेटिक लॉब्यूल है ना, बहुत सारे पोर्टल ट्रायड है ना, मतलब बहुत सारे बाइल डक्ट होंगे, बहुत सारे बाइल डक्ट होंगे कि नहीं। बहुत सारे हेपेटिक सेल से बहुत सारे बाइल डक्ट बनेंगे, बहुत सारे बाइल डक्ट बनेंगे। अब मान लो मैंने इसको निकाल दिया, मैंने कौन सा कलर, ये ले लेती हूँ। मैंने लिवर से सारे बाइल डक्ट को मिलाया और उसको एक डक्ट में मर्ज कर दिया। मैंने लिवर से सारे बाइल डक्ट को मिलाया और उसको मर्ज कर दिया एक डक्ट में। अब ये कंप्लीट लिवर से निकला, एक डक्ट पूरे कंप्लीट लिवर से निकला। तो अब हम इसको बोल सकते हैं क्या, क्या क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, हेपेटिक डक्ट, बिल्कुल हेपेटिक डक्ट। गॉट इट। यहां तक किसी को कोई डाउट है, बाइल डक्ट क्या है, हेपेटिक डक्ट क्या है। बहुत सारे सेल्स है ना अपने पास, बहुत कॉर्ड्स में अरेंज्ड है सब कुछ, तो बाइल डक्ट तो बहुत सारे हैं। आप इतने सारे, हाँ यस प्रियांशी, बोल सकते हो ग्रुप ऑफ बाइल डक्ट, एक जो बन के मर्ज होके निकलेगा लिवर से, उसको बोलोगे हेपेटिक डक्ट। समझे,
अब चलो एक और डायग्राम बनाते हैं। ये लिवर हो गया। इससे अब हमारा क्या, यहाँ से बहुत सारे बाइल डक्ट हमने कलेक्ट किए और उस बाइल डक्ट को कहाँ ओपन कर दिया, हेपेटिक डक्ट में। बाइल डक्ट को ओपन कर दिया हेपेटिक डक्ट में। अब सुनो मेरी बात, मान लो लिवर ने बाइल को सिक्रीट किया, बहुत सिक्रीट करा, अब इसको कहीं स्टोर करना है, तो एक ब्लैडर जैसा स्ट्रक्चर होगा, एक बैग के जैसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें कि वो स्टोर करेगा। क्या बोलते हैं उसको, जल्दी बताओ। क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। बिल्कुल ऑसम, गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में आराम से मस्त स्टोर कर दो। अब गॉल ब्लैडर से भी एक डक्ट निकलेगा, गॉल ब्लैडर का भी एक डक्ट होगा, उसको क्या बोलोगे, सिस्टिक डक्ट। क्या बोलोगे, सिस्टिक डक्ट। गॉल ब्लैडर के डक्ट को क्या बोलोगे, सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। ठीक है। अब गॉल ब्लैडर से सिक्रीशन निकल रहा है, हेपेटिक डक्ट से भी सिक्रीशन निकल रहा है। अब फिर से हमें एक ही डक्ट चाहिए, फिर से हमें एक ही डक्ट चाहिए, दोनों को मर्ज करेंगे, ओपन करेंगे। वी विल मर्ज बोथ ऑफ इट एंड अब इसको क्या बोलोगे बताओ, क्या बोलोगे। दोनों कॉमन हो गए ना, ये दोनों कॉमन हो गए, क्या बोलोगे, कॉमन, कॉमन सिस्टिक हेपेटिक। बिल्कुल, तो कॉमन डक्ट बोलोगे इसको, क्या बोलोगे, कॉमन डक्ट, कॉमन डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट। समझ आ रहा है, कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट। गॉट इट, यस। तो अब देखो स्लाइड्स में क्या लिखा था, गॉल ब्लैडर। आ जाओ, लिवर के बाद आ जाओ गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर, the bile secreted by the hepatic cells passes through the hepatic ducts and is stored and concentrated in the gallbladder. ठीक है, yes, क्या, आई विल रिपीट इट निधि, डोंट वरी, आई विल रिपीट इट, फिर से पढ़ाऊंगी उसको। तो गॉल ब्लैडर में क्या हो रहा है, जो लिवर की सिक्रीशन है वो कहाँ जा रहा है, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। ठीक है, चलो एक डायग्राम देखते हैं, कहीं डायग्राम तो पक्का होना चाहिए। इसमें समझ आएगा क्या, देखो इसको ध्यान से देखो, तो कोशिश करो समझने की, अदरवाइज मैं तो एक डायग्राम बनाऊंगी, रफ वाला डायग्राम मैं बनाऊंगी। ये देखो, ये लिवर से डक्ट आ रहे हैं, कहां से आ रहे डक्ट, लिवर से आ रहे हैं। क्या नाम दे दिया इसका, हेपेटिक डक्ट। रिमेंबर, लिवर से जो डक्ट आएंगे उसको बोलोगे हेपेटिक डक्ट। तो आपका दो लोब था ना, तो इन्होंने दो दिखा दिया हेपेटिक डक्ट, लिवर में दो लोब्स थे, दो हेपेटिक डक्ट दिखा दिया। अब ये कहाँ गया, स्टोरेज कर दिया गॉल ब्लैडर में। देखो मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से, ठीक है निधि, गॉल ब्लैडर में इन्होंने स्टोर करा। गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है वो क्या है, गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है वो क्या है, सिस्टिक डक्ट है। क्या है ये, सिस्टिक डक्ट है। अब ये वाली जो डक्ट है सिस्टिक डक्ट एंड ये वाली जो कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये दोनों मिलकर कॉमन बना दी, कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोल रहे हो उसको, कॉमन बाइल डक्ट। यहां से आपका बाइल जूस आएगा, कॉमन बाइल डक्ट। तो इसको आप यहाँ पे चेंज कर लो, कॉमन बाइल डक्ट। एनसीईआरटी में जो लिखा है वही फॉलो करेंगे हम। कहाँ गया वो वाला डायग्राम, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। कॉमन
बाइल डक्ट। ऑल राइट, गॉट इट। तो ये आपका हो गया कॉमन बाइल डक्ट, जहां से बाइल सिक्रीट होगा। यस, एनी डाउट अप टू हियर? लिवर से आपका हेपेटिक डक्ट आया, सिस्टिक डक्ट से मिला, कॉमन बाइल डक्ट बना दिया, जिससे कि बाइल रिलीज होगा, कॉमन बाइल डक्ट। यस, लेकिन ये एक तो डक्ट बन गया, ये पता है पैनक्रियाज के डक्ट से भी मिलेगा। ये किससे मिलेगा? पैनक्रियाज के डक्ट से भी मिलेगा, और पैनक्रियाज का डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट मिलके बनाएगा कॉमन हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। ठीक है, तो घबराओ मत, अभी बस हम ये पढ़े हैं, चिंता मत करो। वी हैव जस्ट लर्न दिस, लिवर गॉल ब्लैडर, समझे? यस, ये तो मैंने ऐसे ही डायग्राम से ऐसे बस बता दिया कि लिवर है, सब में बाइल डक्ट है, कॉमन सब लिवर से जो निकलेगा उसको हेपेटिक डक्ट बोलोगे, सिस्टिक डक्ट होगा, दोनों मिल जाएंगे उसको कॉमन बाइल डक्ट बोलोगे। ठीक है? हाँ नुमान, पूछो पूछो पूछो, अनम्यूट करो। यस नुमान। मैम वो जो गॉल ब्लेडर वाला जो डायग्राम था वो एक बार दिखाई ना, एनसीईआरटी का जो था। हाँ देखो, सही है ना? एनसीईआरटी वाला डायग्राम एक बार चेक करो ना, करेक्ट डायग्राम है ना यहाँ पे? आई थिंक यही है एनसीईआरटी का डायग्राम। हाँ देखो, बोलो नुमान, वेयर डिड यू गो? अरे एक मिनट, हाँ फिर से करती हूँ। यस, आई थिंक आपको बोलते रहना है, अगर आप चुप हो जाओगे तो फिर से म्यूट हो जाते हो। बोलो। हाँ तो मैम जो वो डायग्राम था, हम्म, यहाँ से जो हेपेटिक डक्ट आ रहा है वो सीधे जाकर यहाँ पे गॉल ब्लैडर पे जाकर स्टोर होता है। ऐसा क्यों नहीं रहा कि हेपेटिक डक्ट से आया हुआ जो भी है वो सीधे एक कॉमन डक्ट से ही निकल गया, कॉमन बाइल डक्ट से? ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है, ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं है कि जितने भी सिक्रेशंस हो रहे हैं सब स्टोर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एट अ टाइम इधर से भी रिलीज हो रहे हैं और इधर से भी रिलीज हो रहे हैं। ये हमारा बॉडी इसलिए स्टोर करता है कि हमारे बॉडी को डाइजेशन के टाइम प्रॉपर अमाउंट ऑफ बाइल मिल सके। इसलिए एक बैग के जैसा स्ट्रक्चर है जो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसलिए गॉल ब्लैडर है हमारे बॉडी में। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, मान लो किसी का गॉल ब्लैडर हमने कट कर दिया, ठीक है, लिवर में इंफेक्शन हुआ, गॉल ब्लैडर में इंफेक्शन हुआ, हमने गॉल ब्लैडर को हमें हटाना ही पड़ा, तो ऑब्वियसली उसका लिवर पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। मान लो कुछ भी खाना खाए, फैट के डाइजेशन के लिए बाइल की जरूरत है, तो लिवर पे स्ट्रेस ज्यादा होगा कि जल्दी जल्दी बनाओ, लिवर के सेल पे स्ट्रेस ज्यादा होगा, धीरे धीरे लिवर बहुत इफेक्ट होगा। इसलिए गॉल ब्लैडर है कि आप थोड़ा बना के पहले से रखो। ठीक है? हाँ ये सृष्टि, क्या डाउट है आपका, पूछिए। नुमान समझ आया ना? यू कैन आस्क सृष्टि, जो भी पूछना है पूछ लो। अनम्यूट करूं? प्रियांशु, ट्रायड के कंपोनेंट आपके हेपेटिक आर्टरी है, हेपेटिक वेन है, एंड आपका क्या है तीसरा? हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक वेन एंड बाइल डक्ट। ओके, अच्छा 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 अच्छा, हाँ तो आपको समझ आ गया ना सृष्टि फिर अब? यस, चलो। नाउ कमिंग टू पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ऑर्गन है। पैनक्रियाज कैसा ऑर्गन है? एक मिक्स्ड ऑर्गन है, हेटेरोक्राइन ऑर्गन है, मिक्स्ड हेटेरोक्राइन। क्या बोलोगे? हेटेरोक्राइन। मिक्स्ड या हेटेरोक्राइन का मतलब वो
दोनों ही प्रॉपर्टी शो करेंगे आपको, एक्सोक्राइन भी एंड एंडोक्राइन भी। एक्सो जो एंजाइम सिक्रीट कर सकते हैं, एंडो जो हॉर्मोन्स सिक्रीट करेंगे। तो पैनक्रियास कैन डू बोथ द थिंग्स, राइट। तो पैनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट है वो कौन है? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। पैनक्रियास के जो एंडोक्राइन वाले पार्ट वाले सेल्स है वो है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। उसमें 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा। अल्फा सिक्रीट करता है क्या? ग्लूकागॉन। बीटा सिक्रीट करता है इंसुलिन एंड डेल्टा सिक्रीट करता है सोमैटोस्टैटिन। अगर लिखना अभी चाहते हो तो लिख लो। एनीवेज वी विल डिस्कस इट इन लास्ट चैप्टर 22। अभी डिस्कस कर सकते हैं ना थोड़ा सा। ग्लूकागॉन, इंसुलिन, ये सब हार्मोन है, एंड सोमैटोस्टैटिन। ओके, so these are your what? Hormones secreted by alpha, beta and delta cells from islet of Langerhans of pancreas. तो एक चीज पहले देखो, पैनक्रियास कहाँ है? डिओडेनम जो है ना आपका, सी के जैसा जो डिओडेनम है उसके बीच में पैनक्रियास एक होता है जिसका स्ट्रक्चर लीफ के जैसा होता है। पैनक्रियास इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो सी शेप डिओडेनम के बीच में फिक्स है। फिक्स नहीं है मतलब इट इज देयर, कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह के हेल्प से वहां पे रखा गया है, ठीक है, स्टमक के नीचे बिल्कुल डिओडेनम के बीच में, ठीक है। ये कैसा ऑर्गन है? मिक्स्ड हेटेरोक्राइन, मतलब एक्सो एंड एंडो दोनों बिहेव करेगा। एंडो का थोड़ा सा सीखो अभी, ग्लूकागॉन, इंसुलिन एंड सोमैटोस्टैटिन। कौन है? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। 3 तरह के सेल्स उसके बारे में हमने सीखा। हम सीख रहे हैं एक्चुअली एंजाइम वाला पार्ट अभी, डाइजेशन में कैसे हेल्प करेगा। तो एक्सोक्राइन पार्ट कौन है? एसिनी सेल्स। एक्सोक्राइन क्या है? एसिनी सेल्स। एंडोक्राइन क्या था? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। एक्सोक्राइन क्या है? एसिनी सेल्स। ओके, अब इस एसिनी सेल्स क्या सिक्रीट करेंगे? एल्केलाइन पैंक्रिएटिक जूस। कोई बड़ी चीज नहीं है, एसिनी सेल्स आपके कोई नहीं, बस वही एपिथेलियल सेल्स है, समझो। एसिनी सेल्स क्या है? ग्लैंड है ना, वो सेल्स मॉडिफाई कर गए। जो भी सेल सिक्रीट करने के लिए मॉडिफाई कर गया वो ग्लैंडुलर सेल हो गया। तो एसिनी सेल आपका ग्लैंडुलर सेल है। एल्केलाइन पैंक्रिएटिक जूस मतलब इसका पीएच 7 से ज्यादा होगा, है ना, 7.4 से 7.8 होगा पीएच। ओके, तो क्या क्या होंगे पैंक्रिएटिक जूस में? ट्रिप्सिनोजेन, अगर याद है कल हमने देखा था, इंटेस्टाइन का एक एंजाइम था एंटेरोकाइनेज, जिसने ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव करा और ट्रिप्सिनोजेन को किसमें कन्वर्ट किया था? जेन को हटा दो, ट्रिप्सिन में। याद है कुछ? नहीं याद है ना? हाँ ठीक है। तो पैंक्रेटिक जूस में बहुत चीजें होंगी, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, अमाइलेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियेजेस। ध्यान से देखो, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, तीनों के तीनों किसको ब्रेक करेंगे? किसको ब्रेक करेंगे? प्रोटीन्स को, ठीक है, बिल्कुल उदयन, वंडरफुल। सो ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, क्या नेचर है इनका? प्रोटियोलाइटिक। ध्यान से सुनो मेरी बात, कॉन्सेप्ट को देखो, प्रोटियोलाइटिक, प्रोटीन को तोड़ने वाले। अमाइलेज, रिमेंबर सलाइवा में भी था, उसको सलाइवरी अमाइलेज बोलते थे।
पैनक्रियाज में है, इसको पैनक्रिएटिक अमाइलेज बोलोगे क्योंकि पैनक्रियाज ने रिलीज किया। तो बताओ अमाइलेज किसको तोड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट्स को, स्टार्च को, बिल्कुल। लाइपेज पे आ जाओ, लाइपेज किसको ब्रेक करेगा? फैट्स को। न्यूक्लिएजेस किसको तोड़ेगा? न्यूक्लिक एसिड को, है ना। डीएनए, आरएनए, मान लो कुछ भी खाते हो, प्लांट सेल खा गए, है ना, मान लो पालक खाए, तो पालक में तो सेल है ना, तो सेल के अंदर तो डीएनए था, न्यूक्लिक एसिड था जो आप खा चुके हो, तो उसको भी तो तोड़ोगे, राइट। तो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए न्यूक्लिएजेस, डीएनए को तोड़ना है तो उसको बोलोगे डीएनएज, समझे। आरएनए को तोड़ना है तो उसको बोलोगे आरएनएज। ध्यान से सुनो, समझ नहीं आएगा पूछना। तो जितनी भी तरह की चीजें हैं सबको तोड़ने का एंजाइम पैनक्रियाज रिलीज करेगा, ठीक है। अब जहां भी एज होगा उसका मतलब क्या होगा? आंख बंद करके उसका मतलब क्या है बताओ? एजेस का मतलब होता है एंजाइम। जहां एज लग जाए वहां समझ लो वो एंजाइम है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत जगह एजेस नहीं हो, जैसे ट्रिप्सिनोजेन, इसमें तो एज नहीं है बट फिर भी एंजाइम है ना, राइट। तो ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस एजेस लगे होंगे। अगर एजेस लगे हैं तो आंख बंद करके समझ लेना वो एंजाइम है, ठीक है। जिसको तोड़ेगा वैसे वैसे नाम दिए होते हैं, ठीक है। तो ट्रिप्सिनो, काइमोट्रिप्सिनो, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, तीनों प्रोटीन्स को तोड़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट को अमाइलेज तोड़ेगा, लाइपेज फैट्स को तोड़ेगा, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा, ठीक है। ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, तीनों के तीनों बताओ एक्टिव है या इनएक्टिव है? जल्दी बताओ। पैनक्रिएटिक जूसेस कैसे फॉर्म में होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में, क्योंकि पैनक्रियाज में उनको कुछ नहीं करना है इसलिए वो इनएक्टिव है। उनको कहाँ एक्टिव बनना है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद जब खाना है वहां उस खाने को तोड़ना है, दे हैव टू ब्रेक दैट फूड आउट, राइट। तो इसलिए वो इंटेस्टाइन में जाते हैं, इंटेस्टाइन को काम कराना है, तो इंटेस्टाइन ही उनको एक्टिव करेगा, पैसे देगा, लो 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 मैं तुम्हें दे रहा हूं जो चाहिए। तो क्या देता है वो? एंटेरोकाइनेज। किसको देता है एंटेरोकाइनेज? ट्रिप्सिनोजेन को, और ये ट्रिप्सिनोजेन कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिप्सिन में। तो क्या डिफरेंस है ट्रिप्सिनोजेन और ट्रिप्सिन में? ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव है और ट्रिप्सिन एक्टिव है, ठीक है। और ये ट्रिप्सिन बाकी जितने हैं ना सबको एक्टिव कर देगा। बस एक ट्रिप्सिनोजेन लीडर है, ट्रिप्सिनोजेन इज द लीडर, उसको एक्टिव कर दिया तो पूरी टीम चलेगी, पूरी टीम अच्छे से काम करेगी, ठीक है। तो ट्रिप्सिनोजेन को कौन एक्टिव किया? एंटेरोकाइनेज। कहाँ जाने के बाद? स्मॉल इंटेस्टाइन जाने के बाद, ठीक है। वहां पे जैसे ही ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ, वो ट्रिप्सिन सारे अदर पैनक्रियाज के जूसेस को एक्टिव कर देगा, राइट। गॉट इट? यस। तो ये हो गए हमारे पैनक्रियाज के जूस। कोई बोलेगा पैनक्रियाज के जूसेस के नाम बताओ, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके देखना, क्वेश्चन पूछे गए। दिमाग में बस ये चलाना कि मुझे सब कुछ तोड़ना है, सब कुछ, न्यूक्लिक एसिड तोड़ना है, फैट्स तोड़ना है, प्रोटीन्स तोड़ना है, कार्बोहाइड्रेट्स तोड़ना है। सबको तोड़ने के लिए एंजाइम सोचने लगो। याद रखो 3 इनके पास प्रोटीन तोड़ने वाले हैं, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कार्बोहाइड्रेट तोड़ने के लिए अमाइलेज है, लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज है। ऑब्वियसली लाइपेज के साथ साथ आपको बाइल की जरूरत पड़ेगी, तभी आप फैट्स को तोड़ पाओगे। एंड फाइनली न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लिएजेस है। अगर डीएनए है तो डीएनएज,
अगर आरएनए है तो आरएनएज। कोई डाउट यहाँ तक? एनी डाउट इज देयर अप टू हियर? जल्दी बताओ, जल्दी बताने का, लेट नहीं करने का। यस नो कुछ पे क्लिक कर दो फटाफट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नो, यस पे क्लिक करोगे रो जाऊंगी मैं भी। यस पे कोई क्लिक नहीं करेगा, समझ में आया? एवरीवन क्लिक ऑन नो। यस, एक जन कौन किया है यस पे क्लिक? लेट मी चेक। हाँ 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 हाँ, उन्होंने फिर से हटा दिया। ओके आप कर सकते हो यस पे क्लिक, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट मेरे को डाउट बता दो, आपका डाउट क्या है, ठीक है? यू कैन लेट मी नो द डाउट। डन, सो आई एम होपिंग देयर इज नो डाउट। किसी ने तो यस पे क्लिक करा है बट वो डाउट पूछ नहीं रहे हैं। अब देखो, अब हम आते हैं स्फिंक्टर सीखते हैं। अभी तक हमने एक स्फिंक्टर सीखा है, कार्डियक स्फिंक्टर, है ना? उसके बाद जैसे ही स्टमक डिओडेनम में खुला तो हमने एक और स्फिंक्टर देखा था। स्टमक का जो एंड वाला पार्ट था वो क्या था? पाइलोरिक था। तो पाइलोरिक आपका डिओडेनम में ओपन हुआ था, यस और नो? तो दो स्फिंक्टर्स देख लिए, एक कार्डियक स्फिंक्टर देखा और एक क्या देखा? पाइलोरिक स्फिंक्टर देखा, टू स्फिंक्टर्स। अब देखो इसको ध्यान से, लिवर आया, उसका हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट बन गया। कॉमन बाइल डक्ट बन गया। अब ये कॉमन बाइल डक्ट कहाँ खुल रहा है? पैनक्रियाज में। कहाँ खुल रहा है? पैनक्रियाज में। तो जहां पैनक्रियाज में ओपन हो रहा है, जहां पे ये कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रियाज में ओपन हो रहा है, दिस इज योर पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में ओपन हो रहा है, उसको कौन सा स्फिंक्टर कंट्रोल कर रहा है? ये नहीं है एनसीईआरटी में। कौन सा कर रहा है? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन क्या है? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। फिर से सोचो, ये जो डक्ट, इसको मर्ज होना है पैनक्रियाज से, क्योंकि एक ही हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट है जो ओपन होगी डिओडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो एक बनने के लिए मर्ज होना पड़ेगा। तो ये वाली जो डक्ट है पैनक्रियाज में जब एंटर करेगी, फिर से कंट्रोल चाहिए, ग्रुप ऑफ मसल्स चाहिए, स्फिंक्टर्स होंगे, उस स्फिंक्टर को बोलते हो स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन, बीपी। जब पैनक्रियाज में एंटर होगा, बॉयडेन, बीपी। अब यहां से पैनक्रियाटिक डक्ट से वो मर्ज हो गया। ये जो कॉमन बाइल डक्ट था वो पैनक्रियाटिक डक्ट, ये आपका पैनक्रियाज का पैनक्रियाटिक डक्ट, इससे मर्ज हो गया। तो अब ये क्या बनाएगा? हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये क्या बना दिया? हेपेटो, ये जब मर्ज हो गया दोनों, इसने बना दिया हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब ये हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट को कहाँ ओपन होना है? डिओडेनम में। ये आपका डिओडेनम है, दिस इज डिओडेनम, दिस इज डिओडेनम, गॉट इट? सो इस डिओडेनम में आपका हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन होगा, समझ रहे हो ना? इस डिओडेनम में हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन होगा। अब एक चीज, यहाँ पे भी स्फिंक्टर होगी। दूसरी चीज, जहां ये एंटर करते हैं ना, जहां पे हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट एंटर होगा, वहां एक स्वेलिंग होती है, छोटी सी स्वेलिंग, उठा हुआ पोर्शन होता है एक, उसको क्या बोलते हैं? एम्पुला ऑफ वाटर। ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है? एम्पुला ऑफ वाटर क्या बोलते हैं? एम्पुला ऑफ वाटर। जब हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट डिओडेनम में ओपन होगी, एक स्वेलिंग होगी, जिस एरिया पे वो ओपन होगी उसको बोलेंगे एम्पुला ऑफ वाटर। जैसे एक पाइप को दूसरे पाइप में कनेक्ट करते हो तो वहां पे एक ऐसे उठा हुआ पोर्शन होता है, ऐसे करके, ऐसे करके,
फिर यहाँ पे आप पाइप को डालते हो, होता है ना। सिमिलरली यहाँ पे एक स्वेलिंग है जिसको एम्पुला ऑफ वाटर बोलोगे। यहाँ जो स्फिंक्टर है, जो हेपेटोपैनक्रेटिक डक्ट की ओपनिंग को कंट्रोल कर रहा है डिओडेनम में, उसको बोलोगे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या बोलोगे? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या बोलोगे? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या बोलोगे? जल्दी बोलो, क्या बोलोगे? बोलो, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। wherever you are, right, be honest to yourself. yes, स्फिंक्टर। मैं जितनी बार बोलूंगी मुझे फायदा होगा, है ना, आपको बोलना पड़ेगा। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ओके, तो 4 स्फिंक्टर की कहानी देख ली हमने, कार्डियक, पाइलोरिक, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, और एक स्वेलिंग एम्पुला ऑफ वाटर। समझे? समझ आया? और भी थोड़ा सा देखना है अगर नॉन एनसीईआरटी, तो पैनक्रियाज में ये छोड़ दो, छोड़ दो। दिख रहा होगा सबको वैसे, 2 डक्ट पाए जाते हैं, डक्ट ऑफ सैंटोरिनी एंड डक्ट ऑफ वायरसन। 2 तरह के डक्ट होते हैं पैनक्रियाज में। ये जो दिख रहा है ना डक्ट आपको, 2 तरह के होते हैं, डक्ट ऑफ सैंटोरिनी एंड डक्ट ऑफ वायरसन। ये वाला फंक्शनल है। अब इसके मैं इस पे नहीं जा रही डिटेल में, इट इज नॉट दैट रिक्वायर्ड। पहले पूछते थे, अब नहीं पूछते, ठीक है। आप स्फिंक्टर्स, एम्पुला ऑफ वाटर, ये सारी चीजों को ध्यान में रखो। उनके कौन कौन से एंजाइम है वो ध्यान में रखो। उनका एक्सोक्राइन सेल को क्या बोलते हैं? एसिनी सेल बोलते हैं। पैनक्रियास को मिक्स्ड ऑर्गन, हेटेरोक्राइन या कंपाउंड ऑर्गन बोलते हैं। कंपाउंड, ठीक है, सबका मतलब सेम है, ऑल मीन द सेम। एक्सो एंडो दोनों पार्ट, एक्सो एंडो दोनों पार्ट। समझ में आया? कोई भी डाउट है जल्दी बताओ। एनी डाउट इज देयर अभी तक? कैसे लिवर, पैनक्रियास मिलके हेपेटोपैनक्रेटिक डक्ट बना और डिओडेनम में अपने सिक्रीशंस को रिलीज किया। एनी डाउट इज देयर? लेट मी नो। यस और नो पे क्लिक कर दो, ठीक है, फटाफट, अगर कोई डाउट है तो। नो डाउट्स, ओके, नाइस। तो अब हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, ठीक है। हमने पूरे एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर पढ़ा, कौन क्या रिलीज करेगा वो पढ़ा, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स भी पढ़ लिए थे हमने, डाइपेप्टाइडेज, मैल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, लाइपेज, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम है। अलॉन्ग विथ इट एंटेरोकाइनेज, जो कि ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव करता है। तो हमने ये सब देख लिया कि एलिमेंट्री कैनाल का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, उनमें कौन कौन क्या सिक्रीट करता है। फिर क्या देखा? एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, उनके सिक्रीशंस क्या है, उनका पीएच क्या है। तो पैनक्रेटिक जूस का पीएच स्लाइटली अल्कलाइन, मतलब बेसिक। स्टमक बहुत ज्यादा, स्टमक का बताओ मुझे पीएच क्या है, कौन सा रेंज में होता है इनका पीएच? स्टमक का पीएच 1.8, राइट। स्टमक का पीएच क्या होगा? 1.8। एनसीईआरटी का डेटा फॉलो कर लेना, ठीक है, जो भी एनसीईआरटी में है। कूल। तो एलिमेंट्री कैनाल का पूरा स्ट्रक्चर क्या, हिस्टोलॉजी है उसमें, एसोसिएटेड ग्लैंड के सिक्रीशंस, क्या पीएच है उसके, सलाइवरी ग्लैंड में पीएच जो होगा स्लाइटली एसिडिक होगा 6.8। स्टमक बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, बाकी जितना है सब बेसिक होगा, समझे। स्टमक बहुत एसिडिक, थोड़ा सा कम एसिडिक सलाइवरी वाला पार्ट, बाकी सब बेसिक, जितना इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज सब बेसिक। 7 से ऊपर होगा, 7.4 to 7.8 के रेंज में होगा, ठीक है। अब हमें क्या सीखना है? सब एंजाइम्स वगैरह पढ़ लिया, अब हमें सीखना है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, ठीक है, एंड डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। उनका ब्रेकडाउन माउथ से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक कैसे कैसे होगा, तो एक एक करके उठाएंगे हम उनको,
कार्बोहाइड्रेट्स जैसे उठाया हमने, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमने सीखा, माउथ से स्टार्ट हो जाता है, राइट? उसी तरह प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन सबका फाइनल डाइजेशन कहाँ होगा? सबका फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, और वहां से हम सबको तोड़ तोड़ कर अब्जॉर्ब करेंगे, ब्लड में डालेंगे, और ब्लड से वो सेल्स में जाएंगे डिफ्यूजन के थ्रू, और वहां एसिमिलेशन होगा। दैट इज योर डाइजेशन। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे? कुछ चीजें जो एनसीईआरटी में है, कुछ नहीं भी है। डिसऑर्डर्स, कि अगर प्रोटीन कम हो गए आपके बॉडी में तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स कम हो गए तो क्या होगा, मैल न्यूट्रिशन हो गया तो क्या होगा, ये सारी डिजीजेस कुछ 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 है जो पढ़ना है। कुछ पहले विटामिन आते थे, मैं इंसिस्ट करूंगी कि विटामिन सीखो। बायो के स्टूडेंट हो ना, एग्जाम में आए या नहीं आए, हमें एज अ बायो स्टूडेंट वी शुड नो विटामिन B1 नहीं खाएंगे तो कौन सी बीमारी हो जाएगी। अगर आपको वैसा सिम्टम दिख रहा है तो मैं विटामिन B1 ले लेता हूँ तो मुझे शायद ठीक लगेगा, तो वो हमें जानना चाहिए। विटामिन A से क्या होगा, तो वो चीज मैं आपको एक चार्ट दूंगी, ठीक है? वो चार्ट आप फॉलो करना, मे बी आप उसका प्रिंट आउट लेके चिपका सकते हो वॉल पे। So that is all for today's class. Okay, we are done. किसी को कोई डाउट है तो क्लास इज ओपन फॉर डाउट्स। जिसको जो डाउट है, अनम्यूट होना है अनम्यूट हो, सिंग करके पूछना है सिंग करके पूछो, डांस करके पूछना है डांस करके पूछो, पूछ लो, हेजिटेट मत करो, ठीक है? आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग एज ऑफ नाउ। कूल?